17 अधीनस्थ न्यायालय। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण ये है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। 1. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। 2. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। 3. व्याख्या। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। संरचना एवं अधिकार क्षेत्र। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, तथा जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता है तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 22 राज्य के लिए ये बाध्यकारी बनाते हैं कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे। नालसा देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है तथा प्रभावी एवं सस्ती योजनाएं भी बनाता है।
प्राथमिकता राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक वैधानिक सेवा प्राधिकरणों आदि को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। 1. अर्ह व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। 2. विवाद के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित करना। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। लोक अदालत। लोक अदालत एक मंच, फोरम है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। अर्थ। सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अंग है। भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों के रोष से दबी हैं और नियमित न्यायालयों में इन पर तिथि के लिए लंबी, खर्चीली और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। अदालतों को क्षुद्र मामलों के निपटारे में भी कई साल लग जाते हैं। इसलिए लोक अदालत त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय, किफायती कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृति पा चुका है। तारांकन वैधानिक स्थिति। स्वातंत्र्योत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। ये पहल विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी। परिणामस्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों के प्रसार होने लगा। इस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और इसके निर्णयों के पीछे कोई वैधानिक पृष्ठपोषण बैकिंग नहीं था। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठपोषण बैकिंग देने की मांग उठी। यही कारण है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पारित किया गया। यह अधिनियम लोक अदालतों के आयोजन तथा इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। 1. राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या जिला वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण लोक अदालतों का आयोजन ऐसे समयांतरण का अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे स्थानों पर कर सकता है जिसे ये भी उपयुक्त समझता है। 2. लोक अदालत को यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निश्चय करें। कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो या बी. कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। 3. अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है यदि वाद को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं या बी.
वादियों में से कोई एक न्यायालय में मामले को लोक अदालत को संदर्भित करने के लिए आवेदन देता है, या सी, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के उपयुक्त है। 4. लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, जबकि निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलना हो: ए. किसी गवाह को सम्मान भेजकर बुलाना और शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना। बी. किसी दस्तावेज को प्राप्त एवं प्रस्तुत करना। सी. शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति। डी. किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा सामग्री की मांग करना, तथा ए. अन्य विनिर्दिष्ट सामग्री। 6. लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह अन्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। लाभ: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ हैं। 1. इसमें कोई अदालती फीस, कोर्ट फी नहीं लगती और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद राशि लौटा दी जाएगी। 2. लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं लचीली प्रक्रिया तथा विवादों की त्वरित सुनवाई। लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धति मूलक कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। 3. यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है। 4. लोक अदालत पर निर्णय संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है, साथ ही गैर अपीलीय होता है जिससे विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता। अधिनियम में प्रावधानित उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालतें मुकदमे में उलझे लोगों के लिए वरदान हैं, क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, निःशुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। स्थायी लोक अदालतें। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। कारण: स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के पीछे निम्न कारण हैं। 1. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था ताकि एक मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की जा सके। ये प्रावधान समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए इसलिए दिया गया यदि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की अशक्तता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो सके। लोक अदालतों का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि न्यायिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय के संवर्धन के लिए हो। 2. लोक अदालत, जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान को नवाचारी प्रविधि है, न्यायालय के बाहर बातचीत एवं मध्यस्थता की भावना से विवाद समाधान की एक नवाचारी प्रविधि है। 3. हालांकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों के प्रश्न की वर्तमान योजना की बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुखतः समझौता अथवा पक्षों के बीच समाधान पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते या समाधान तक नहीं पहुंच पाते तब मामला या तो न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है जहां से वह यहां भेजा गया था, या दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवाद को न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा सुलझाएं, लोक अदालत में मुकदमा सीधे आने की स्थिति में। इससे न्याय प्राप्ति में अनावश्यक देरी होती है।
यदि लोक अदालतों को ये शक्ति दे दी जाए कि वे दोनों पक्षों के किसी समझौते पर न पहुंच पाने की स्थिति में स्वयं विवाद का निर्णय करें तो ये समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। तारांकन विशेषताएं। स्थायी लोक अदालत नामक नई संस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 1. स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जो जिला न्यायाधीश से भी उच्चतर श्रेणी की न्यायिक सेवा में रहा हो, तथा 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हो। 2. स्थायी लोक अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपये तक का होगा, हालांकि केंद्रीय सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है। 3. स्थायी लोक अदालत का उन मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। 4. किसी विवाद को न्यायालय के समक्ष लाने के पहले कोई भी पक्ष उसके समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है। आवेदन स्थायी लोक अदालत को प्रस्तुत करने के बाद उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी वाद में किसी न्यायालय में समाधान के लिए नहीं जाएगा। 5. स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और वह लोक अदालत के गठन में शामिल व्यक्तियों के बहुमत के आधार पर पारित होगा। परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया। कारण। अलग परिवार न्यायालय की स्थापना के निम्न कारण हैं। 1. कुछ महिला संगठन, अन्य संस्थाएं एवं नागरिकों के समय समय पर पारिवारिक विवादों के हल के लिए परिवार न्यायालय के गठन पर जोर देते रहे हैं, जहां बल समझौते एवं सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों पर दिया जाना चाहिए, वहीं प्रक्रिया एवं साक्ष्य संबंधी रूल नियमों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। 2. विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट 1974 में इस बात पर जोर दिया है कि परिवार संबंधी विवादों में न्यायालय को साधारण सिविल मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मुकदमा चलने के पहले ही समझौता हो जाए। 3. हालांकि अब भी न्यायालयों द्वारा पारिवारिक वादों के समाधान के लिए मध्यस्थता या समझौताकारी उपायों का यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता और इन मामलों को सामान्य सिविल मामलों की तरह ही देखा और बरता जाता है, जिसमें विरोधी दृष्टिकोण ही हावी रहता है। इसलिए जनहित में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए परिवार न्यायालय स्थापित किए जाएं। इस प्रकार परिवार न्यायालय स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं। एक विशेषीकृत न्यायालय का सृजन करना, जो केवल पारिवारिक मामले ही देखेगा, जिससे कि ऐसे न्यायालय को ऐसे ही मामलों में त्वरित निष्पादन की आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त हो जाए। इस प्रकार विशेषज्ञता तथा त्वरित निस्तारण ये 2 प्रमुख कारक हैं ऐसे न्यायालयों को स्थापित करने के। परिवार से संबंधित विवादों के लिए समझौते की प्रक्रिया को संस्थापित करना। ये कम खर्चीला हल प्रस्तुत करना तथा अदालती कार्यवाही के दौरान लचीलापन एवं अनौपचारिक वातावरण बनाए रखना। तारांकन विशेषताएं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। 1. ये राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों की से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। 2. ये राज्य सरकारों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना को बाध्यकारी बनाता है। 3.
ये राज्य सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने में समर्थ बनाता है। 4. ये परिवार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष रूप केवल निम्नलिखित मामलों का प्रावधान करता है। ए. विवाह संबंधी राहत, विवाह की अमान्यता, न्यायिक विलगाव, तलाक, वैवाहिक अधिकारों की बहाली या पुनः प्रतिष्ठापन अथवा विवाह की वैधता की घोषणा, अथवा बी. दंपति या उनमें से एक की संपत्ति। सी. किसी व्यक्ति का औसतता, लेजिटिमेसी संबंधी। डी. किसी व्यक्ति का अभिभावक अथवा किसी नाबालिग का संरक्षक। ए. पत्नी, बच्चों एवं माता पिता का गुजारा भत्ता। 5. परिवार न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रथमतः किसी पारिवारिक विवाद में संबंधित पक्षों के बीच मेल मिलाप या समझौते का प्रयास करें। इस चरण में कार्यवाही बिल्कुल अनौपचारिक होगी और रूल नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर पानी यानी तृणमूल ग्रासरूट स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तारांकन कारण। ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निम्न कारण हैं। 1. गरीबों एवं साधनहीनों तक न्याय सुलभ कराना अब तक विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या है, भले ही इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए और समितियां अमल में लाई गई। हमारे देश में संविधान का अनुच्छेद 39 से राज्य को निर्देशित करता है कि यह सुनिश्चित करे कि समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली लाभ को बढ़ावा देती है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक या अन्य आवश्यकताओं के कारण वंचित न रह जाए, इसके लिए राज्य है नागरिकों के लिए पृथक कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। 2. हाल के वर्षों में सरकार ने न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। पद्धतिमूलक कानूनों का सरलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं को जैसे दीवान, समझौता तथा मध्यस्थता का समावेश, लोक अदालतों का संचालन आदि ऐसे ही उपाय हैं। 3. गरीबों को उनके दरवाजे पर ही न्याय सुलभ हो, ये गरीब आदमी का सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीण लोगों को त्वरित, सस्ता व समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा। तारांकन विशेषताएं। ग्राम न्यायालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 1. ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट की अदालत होगा तथा इसके न्यायाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। 2. ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। जिले में मध्यवर्ती स्तर पर अथवा मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के एक समूह के लिए अथवा जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं हो, वहां पंचायतों के सशक्त समूह के लिए। 3. न्यायाधिकारी जो इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे, अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उन्हें उतनी ही शक्ति प्राप्त होंगी जितनी कि एक प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को, जो उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं। 6. ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों एवं वादों पर अदालती कार्यवाही चलेगी जैसा कि अधिनियम की पहली एवं दूसरी। 4. ग्राम न्यायालय एक चलंत न्यायालय मोबाइल कोर्ट होगा और यह फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपभोग करेगा। 5.
ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पानियत मुख्यालय पर स्थापित होगी। वे गांवों में जाएंगे, कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233। कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण आर्टिकल 233 है। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति आर्टिकल 234। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण आर्टिकल 235। इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना आर्टिकल 237। व्याख्या आर्टिकल 236। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है 20वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 का जोड़ा गया, जिसने पूर्व प्रभाव से कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को वैध ठहराया। व्यवहार में राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है।